तो हेलो एवरीवन। तो भाई आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज हमारे अजीज, हमारे रैंक बूस्टर के सबसे बेहतरीन और सोशल साइंस वाले हमारे सर, आज सर का जन्मदिन है। और सर से मिलने उनके बच्चे आए हुए हैं जो उनसे पहले फरीदाबाद में ऑफलाइन सेंटर्स पे पढ़ते थे। तो आज सर का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे और काफी हम लोग को बातचीत करके मजा आया। तो फिर आज ये सोचा कि चलो, जब डिस्कशन कुछ कर ही रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड भी कर लेते। तो उसको हमने नाम दिया है संवाद। तो संवाद में हम इनके कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर करेंगे और भी जो भी बातचीत करनी है वो सारा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? तो सारे लोग रेडी हो? यस सर, चलो यस सर। बहुत ही बढ़िया। चलिए सर। सभी लोगों को थैंक्स। मेरे मतलब आज बर्थडे मेरा जो था, उस दिन को बहुत स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है ना? तो आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू और आप सभी आए, इसका मुझे बहुत खुशी लग रहा है और हम जो है बस यही चाहेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहें, जीवन में अच्छा करें और हमेशा एक अच्छे ब इंसान बनने की कोशिश करें, ठीक है? यस सर। बाकी हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा है और हमेशा बना रहेगा और जीवन में कभी भी अगर कोई समस्या आती है, तो हम सर लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं बिल्कुल। और आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि जीवन में क्या होगा, अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपके साथ ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा, ठीक यस है? सर। इसी के साथ आपको भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएँ, धन्यवाद ठीक है सर। ना? चलिए, भाई आप पूछो, आप लोग को जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने यस हो, सर। जैसे ही पूछने हो, ठीक है? सर मेरा एक डाउट था कि सारे सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे हैंडल कैसे करें? रिवीजन के लिए और जो सिलेबस बच रखा है उसको भी कैसे करें? प्लीज सुनिए सर, आज आपसे शुरुआत करते अच्छा। देखो सबसे बेस्ट ये होता है कि रिवीज़न करने का सबसे सही तरीका ये है कि जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं पहले, उनको हम इतना इंश्योर कर लें कि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम कर लें। दूसरा, जो चीज़ें हमारी छूट गई हैं, उनको एकदम से ना करें और एकदम से ना करें और परेशान ना हों। जितनी चीज़ें रह गई हैं, उनको धीरे-धीरे करते जाएँ। कुछ-कुछ चीज़ें करते जाएँ और जो पीछे हैं, पीछे की चीज़ें रिवाइज़ करते जाएँ। जब आप ये करते हैं ना, तो आप एक तो जो पीछे पड़ा था, उसका रिवीज़न अच्छे से कर पाते हैं। दूसरी जो चीज़ें छूट गई हैं, उनको भी आप कवर कर लेते हैं। और देखो जो चीज़ें छूट जाती हैं ना, वो उसका बच्चे ज़्यादा प्रेशर लेते हैं और मेरा मानना है कि जो चीज़ें छूट गई हैं, उनको धीरे से कवर करो। जो चीज़ें आपने कर ली है ना, आप उनमें अच्छा ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपने एक बार उसको पढ़ लिया है और उसको रिवीज़न करने में समय भी अब कम लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब ये समय ऐसा है कि आपको रिवीज़न करना चाहिए। रिवीज़न पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? और नई चीज़ों को सीखें, लेकिन उतना सीखें कि रिवीज़न इम्पैक्ट ना करे आपका। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि वो पीछे की चीज़ें जो पढ़ी हैं, उनको रिवीज़न ना करके नई चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं और पूरी तरीके से वहीं पर चले जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा नुकसान कर जाता है। क्योंकि एक लॉन्ग टाइम हो चुका है जो आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको उसको रिवीज़न नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो जो पीछे चीज़ आपने पढ़ी थी, वो आपके लिए नया हो जाएगा। वो नया ना हो पाए। समय-समय पर उसका रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? यस और सर। रही बात ये कि हम सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, तो सारे सब्जेक्ट कवर करने का तरीका यही है कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप एक साथ 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो आप हर सब्जेक्ट का टाइम डिवाइड कर लो और रिक्वायरमेंट के क हिसाब से क्या है क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनका एसएसटी अच्छा होता है और अदर सब्जेक्ट वीक हैं, तो आप एसएसटी के लिए रिवीजन के लिए समय दो और अदर सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा समय दो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक बच्चे को 1 दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, क्योंकि आप जब सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलते हो तो आप कहीं न कहीं लैग कर जाते हो। कहीं न कहीं आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाते हो। यस सर। लेकिन आप अगर 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट एक साथ ले रहे हो, मान लो आपने ट्यूसडे को 3 सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद 3 सब्जेक्ट कोई और अगर 4 है आपके मान लो 6 सब्जेक्ट हैं, तो एक दिन 3 सब्जेक्ट पढ़े, फिर अगले दिन फिर पीछे जो आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, नेक्स्ट डे उसको 3 दिन। मतलब ऐसे-ऐसे करके क्या है आप रिवीज़न करें और पढ़ते हैं। इससे क्या होगा एक तो आपका रिवीज़न भी होगा, जो नया है उसके लिए भी समय मिलेगा और आपके कम से कम एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट एक साथ चलते जा रहे हैं। ये सबसे सही तरीका मुझे लगता है मेरे। आपका क्या कहना चाहोगे सर इस पे? सर मतलब सर ने जो बात बोली तो बिल्कुल सही है कि आप एक साथ सब चीज़ नहीं कर सकते। थोड़ा-सा आपको पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। और और इस टाइम पर मतलब मैं इसमें अगर एडिशनल कुछ ऐड करूँ तो मैं तो यही बोलूँगा कि मेन जो टारगेट है हमारा बोर्ड्स एग्ज़ाम है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और आप जितना मर्ज़ी पढ़ लो, आप जितना मर्ज़ी रिवीज़न कर लो, है ना? एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो फ़ील नहीं आता, है ना? यस हमें ऐसा सर। लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा या हमें ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल गए हैं, यस ठीक सर। है?
ये पहली बार हमेशा लगेगा, पेपर के आखिरी दिन तक लगेगा। सही मायने में चीज़ें याद आएँगी जब आप पेपर करने बैठते हो ना, तो उस वक़्त पे दुनिया का पढ़ा हुआ ज्ञान सब धीरे-धीरे रिकॉल होता है क्योंकि हमारा माइंड एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, सब कुछ लाइब्रेरी में स्टोर हो रहा है, जिस वक़्त पे आपको ज़रूरत होगी वो आएगा रिकॉल करके। तो उस बात का स्ट्रेस नहीं लेना कि चीज़ें भूल नहीं है। दूसरा एक चीज़ जो मुझे पर्सनली फ़ील इस टाइम पे आती है, कि आप ना थोड़ा-सा इस तरह कर लो कि रोज़ एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, 2022 से लगा करके 25-24 के बीच में, क्योंकि उसके पहले सिलेबस दूसरा था, थोड़ा-सा पैटर्न चेंज था। पेपर उठाओ और रोज़ पेपर को देखो, ठीक है? उस पेपर में देखो कि कौन-कौन से टॉपिक के क्वेश्चन्स हैं जो आपसे ईज़िली बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं, तुरंत हो रहे हैं, तो उसको उसी वक़्त पे सॉल्व कर लिया। आपको दिख जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, उसको अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करो। फिर जब उठाओ अपनी बुक, तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लो। है ना? एटलीस्ट आप हर दिन जब पेपर उठाओगे क्योंकि एक-एक साल में 3-3 4-4 सेट आ रहे हैं। आपने एक पेपर उठाया 2024 का एक सेट उठाया, सॉल्व किया, उसमें हो सकता है कि आपसे 5-6 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए, जो आपसे डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे। लेकिन कोई टॉपिक हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टॉपिक पढ़ा जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, अब आपको याद नहीं आ रहा है कैसे है, ठीक है? आप भूल चुके हो, आपको दिखा कि ये प्रीवियस ईयर में आई थी, तो अब आपके माइंड में हो गया ये चीज़ मुझे रिवाइज़ करनी है, तो अब जा कर के आपने वो चीज़ें रिवाइज़ कर ली, ठीक है? तो इस तरीके से एक-एक पेपर उठाते जाओ, रिवाइज़ करते जाओ और बस एक ही तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर डालो, है ना? बुक्स जो जितनी पढ़नी थी पढ़ ली, बस पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो सभी सब्जेक्ट में, है ना? मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी में भी ऑल्दो अगर आप हिंदी भी कर रहे हो, इंग्लिश भी कर रहे हो, वहाँ भी पीवाईक्यू सॉल्व करो उठा करके बस, इतना बहुत इनफ है। सर मेरा एक और डाउट था सर, पेपर आते-आते ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर ली, ध्यान भटकने लग जाता है। कम मतलब पढ़ाई फिर पढ़ाई का मन करने का मन बहुत कम करता है। हाँ, और ये हर साल ही होता है। मैं इसके लिए यही बोलता हूँ कि कभी ओवरडू मत करो किसी भी चीज़ों को, ठीक है? और पढ़ाई के लिए मैं वही बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ये सोचो कि आप इसीलिए मैं एक सिंपल सी बात कहूँ कि अगर मैं एज़ अ टीचर सोचूँ तो मैं अपना पूरा सिलेबस ना 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके खत्म कर सकता हूँ। लेकिन उससे होगा क्या? उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद मैं क्या करूँगा? लेकिन मुझे तो पढ़ाना है, आगे भी पढ़ाना है। 1 हफ्ते में पढ़ा कर के क्या होगा? जो मैंने जिसको पढ़ाया उसको समझ में आएगा? वो भूल जाएगा। हो सकता जी। है वो 1 हफ्ते में उसको समझ में आया, उसके बाद फिर वो भूल जाए। ऐसे ही हमारे माइंड के साथ भी है कि आप अगर सोचोगे कि मैं सब कुछ कर लूँ, इसलिए बहुत लिमिटेड रखो, है ना? मैं कहता हूँ कि अगर आप टाइम निकाल रहे हो तो आप इतना टाइम निकालो मैंने बोला कि एक लिमिट में एक डिसाइड करके कि सिर्फ़ इतना ही करना है ना? और उसको अगर आप सेपरेट करोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगी। इसलिए प्लानिंग कर लो कि अगर मैं इतना-इतना करता हूँ तो मेरे कितना टाइम लगेगा पूरा रिवाइज़ करने में। सिर्फ़ उतना ही करो, उससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। तो अपने आप ही अगर आपने टारगेट ही सेट किया कि मेरा रिवीज़न ही जनवरी तक कंप्लीट होगा, तो हुँ। आपको कैसे ही फ़ील होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। आपको पता रहेगा ना ये तो पढ़ने बचा हुआ है। अब बहुत ज़्यादा पढ़ने की एकदम से मत कोशिश करो कि अभी मुझे पूरा पीवाईक्यू एकदम से सॉल्व कर डालने हैं। पूरा सॉल्व कर लोगे फिर क्या करोगे? है ना? तो आराम-आराम से चीज़ों को ओवरडू मत करो किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना? किसी भी चीज़ को बहुत एक्सेसिवनेस में करोगे, फिर उसके बाद उस चीज़ में बोरियत हो जाती है। उसको लिमिट में करोगे तो वो चीज़ आपको एक मतलब कंसिस्टेंसी रखो। 2 घंटे पढ़ना है, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना ही पढ़ना है, उस पे कोई नहीं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 4 घंटे बैठ के पढ़ें, कोई जी, ज़रूरत नहीं। 4 घंटे पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, उसके बाद 5वें दिन मन करेगा कि छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी बना लो, फिर 2 घंटे में भी म अगर लग रहा है कि मुझे मज़ा आ रहा है 2 घंटे से नहीं 3 घंटे पढ़ के, तो 3 घंटे कर लो। है ना? लेकिन आपको लग रहा है 2 घंटे में आप फुलफिल फ़ील कर रहे हो। आज 2 घंटे पढ़ा और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, देन इट इज़ ओके। अब ज़रूरत नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसको भरने की कोशिश करो, क्योंकि दिमाग में भरेगी नहीं ना, तो उसको एक लिमिट में ही रखोगे तो उतना बेहतर है। ओके सर। देखो एक बात मैं और बताता हूँ, जैसे इसके लिए क्या है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी है, हम ह्यूमन हैं। ह्यूमन एक चीज़ को करते-करते बोर हो जाता है, ज़्यादा समय तक अगर आप करते हो किसी भी चीज़ से। जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलती रहेगी, तो कुछ समय बाद उसमें कहीं उसका इंजन खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, आपको फिर से रिपेयर करना होता है। ऐसे ह्यूमन बॉडी का माइंड हो या शरीर हो, जब आप एक ही काम को कंटिन्यू लगातार करते जा रहे हो, तो बोरिंग सा फ़ील होने लगता है, कुछ डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, कुछ और करने का मन करता है। तो ये होता है कि उस समय हम क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें करें जिनमें हमें ज़्यादा मज़ा आता हो। खेलना है, जैसे आप अगर कोई बच्चा यहाँ पे स्पोर्ट्स से होगा, तो उसका स्पोर्ट्स में ज़्यादा मन लगता है, तो आप उस पे वहाँ जाओ। एक तो उससे क्या होगा, आप तो एक तो आपको इनर आपको खुशी मिलेगी अंदर से बहुत ज़्यादा, दूसरा आपको हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका मूड फ्रेश होगा और उसके बाद जब आप बैठोगे पढ़ने तो आप फिर अलग एनर्जी के साथ बैठोगे। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी इंजन नहीं है वो, कि आप उसमें रिपेयर कर लो, फिर उससे उसको
चलाते रहो लगातार, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। चीज़ों में आपको समय-समय पर चीज़ें करनी होंगी, तो तभी आप उसको अच्छे से चला पाओगे, ठीक है? तो समय-समय पर चीज़ें अकॉर्डिंगली अपने क्या है चेंज भी करते रहो, क्योंकि एक ही जैसे अगर हम करते रहेंगे ना, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि बोर होते ही होते हैं। हम इंसान हैं, हम बोर होने ही होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? ऑल्दो अभी हाँ। जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं, हुँ, हमने यहाँ पर अपना ज्ञान खंड 1 प्लॉट नंबर 158 पे अपना ये सेंटर ओपन किया है। इवन दो हम जब पेरेंट्स से मिलते हैं ना, तो पेरेंट्स की भी यही नीड है और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। हाँ। पेरेंट्स ने पता है क्या कर रखा है? पेरेंट्स ने अपने बच्चे को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए भेज रखा है। पेरेंट्स ने अपने बच्चे को क्रिकेट अकेडमी भेज रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको यही करना है, लेकिन सेम प्रॉब्लम मतलब ये सिर्फ़ आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको फील हो रहा है ना, फुलफिल हो गया, मन नहीं कर रहा करने का। ये सबके साथ में है, सबके हर साथ। एक बच्चे की प्रॉब्लम है, हाँ, आप अकेले नहीं हो, ये ठीक है? ह्यूमन नेचर हाँ, कोई-कोई होता है, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मेरे साथ ऐसा था कि मैं अपने आप को कभी मानता नहीं हूँ कि मेरे जैसा कोई बने, ठीक है? मैं एक वैसा स्टूडेंट था कि मुझे चीज़ें स्लो समझ में आती थी, बहुत धीमे समझ में आती थी। लेकिन मुझे अपने आप को एक रैंक पे रखने के लिए, अपने क्लास में अच्छा रखने के लिए ना, जो टॉपर होते थे, वो 4 घंटे पढ़ते थे, मैं 6 घंटे पढ़ता। लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता था अपनी बाकी सारी चीज़ों के साथ में। लोग खेलने जाते थे, मैं खेलने नहीं जाता। लोग कुछ करते, मैं करता, मैं बैठ के पढ़ता था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं गलत करता था, है ना? शायद मैं गलत करता था क्योंकि एक टाइम ऐसा आया कि मेरा पढ़ने को मन नहीं करता था। मतलब मुझे हर चीज़ ओवरडू लगती, पढ़ने से, बुक्स से, मतलब मेरी क्लास 12th में मेरी सेकंड रैंक आई थी, ठीक है? उसके बाद मेरी जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, मेरे सेकंड डिवीज़न आई क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट में पढ़ाई नहीं करी, इतना पढ़ाई से बोर फ़ील होने लग गया था मुझे। और प्लस मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिला, तो वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मन नहीं कर रहा, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरडू चीज़ें कर दो ना, तो आप ना अपने लिए स्कोप खत्म कर देते हो। आपकी एज जो है ना, जिस एज में आप लोग हो, उस एज में बहुत कुछ है सीखने को, है ना? आज भी आपको पता है कि आज का टाइम ऐसा है कि आपने डिग्री ले ली, अच्छे कॉलेज से पढ़ लिया, अच्छे-अच्छे आईआईटियंस भी हैं, वो भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते इस बात को, जो जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं लग रहा, लेकिन वो जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं कि बहुत स्मार्ट दिखता है, जो बात बड़े अच्छे से कर सकता है, जो अपनी बात को सही तरीके से रख सकता है, जो किसी के सामने खड़े होकर के भी लोगों को कन्विंस कर सकता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको कुछ टाइम दे दो कि भई तुम्हें ये टॉपिक चीज़ सीखनी है और ये काम करना है, तुम सीख लो। लेकिन तुम कम्युनिकेशन करना नहीं सीख नहीं, पाओगे इतनी जल्दी। उसके लिए सालों-साल लग जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हमेशा इस बात पे फ़ोकस करो कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। मेरी पर्सनैलिटी मतलब कि मैं लोगों से बात करने में झिझकूँ नहीं। मुझे पता हो कि किस व्यक्ति से क्या चीज़ पूछनी है, किस व्यक्ति से क्या चीज़ डिस्कस करना है। उस चीज़ में भी अपने आप को आगे रखो। डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खूब पार्टिसिपेट करो उसमें, ठीक है? जहाँ-जहाँ आप आपको लगता हो कि यार मैं खुल के आता हूँ, मैं खुल के बात कर सकता हूँ, उस मुद्दे पे बात करो, चीज़ों को करो। जितना आपकी पर्सनैलिटी ओपन होगी वो चीज़ है। पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है। उसको हमेशा प्रायोरिटी दे करके चलो। क्योंकि पढ़ मैं करके सब कुछ नहीं मैं हो अपने बारे जाता। में बताता हूँ, जब मैंने सेकंड ईयर में यूपीएससी की तैयारी शुरू की, मैंने लगभग 2.5 सालों तक, लगभग मैं अगर बात बोलूँ कि महीने में किसी एक दिन मैं 8 या 9 घंटे पढ़ा हूँ, लेकिन बाकी दिनों मैंने लगभग 15-16 घंटे पढ़ा। अब उसमें मैं करता क्या था, क्लास देखना, रिवीज़न करना, पढ़ाई करना। मतलब मैंने इतना पढ़ा कि जब मैं मेरा जब दूसरा अटेम्प्ट के बाद जब मैं फेल हुआ, तो मेरा पढ़ाई से मन उतर गया। मतलब मैंने 2 महीने किताब नहीं छुई। मेरे घरवाले सोचते थे कि अब ये पढ़ता क्यों नहीं है, क्या हो गया? मतलब मेरा एकदम माइंड ऑफ स्टेट ही चेंज हो गया कि इतना पढ़ना है और बोर सा होने लगा था मैं। फिर मैंने धीरे-धीरे चीज़ों को कहीं और इन्वॉल्व किया, पढ़ाना शुरू किया, हुँ, फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, मैं कहीं और अपने आप को इन्वॉल्व करने लगा और फिर वो चीज़ें जो है ना फिर से मेरी रिकवर हुई। फिर मैंने फिर से अपने आप को रिकवर किया और फिर से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया उधर जाने के। तो ये होता है कि हम जब लॉन्ग टाइम तक एक ही चीज़ करते रहते हैं ना, तो मन ऊब जाता है और फिर इस कदर ऊबता है कि फिर हमारा उधर जाने का मन नहीं करता। ये चीज़ें होती हैं, हुँ। ठीक है ना? कोई भी चीज़ को हाँ। ओवरडू, आप जिम का आपको बहुत शौक है लेकिन आप हाँ, जिम बहुत ज़्यादा करो ना, हाँ। फिर एक टाइम के बाद आपको उससे मन उठता है। हर चीज़ के लिए, हर चीज़ की एक्सेसिवनेस ना हमेशा उस चीज़ से मन भटका हुँ। देती है। मतलब बहुत ओवरडू मत करो, इतना करो हाँ, कि इंटरेस्ट बना रहे। बना रहे बस। बना रहे। ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो और उसमें इंटरेस्ट बना रहे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बार तो ऐसा भी होता है मेरा टीचिंग से हुँ, मन उठ गया था। मतलब हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ टाइम पहले की बात है जहाँ मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता था, क्योंकि मैंने टीचिंग भी ओवरडू कर दी थी। मैं बहुत ज़्यादा घुस कर के पढ़ाने लगा। उसके बाद मैंने कुछ घूमना-फिरना स्टार्ट किया है।
मैं बोला पिछले 1 साल से घूमना स्टार्ट किया और उसके पहले तक मैं कहीं नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता। लेकिन मुझे लग रहा था मैं पढ़ाने का मन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ओवरडू कर चुका होता है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ये चीज़ 10 बार पढ़ाई है। अब मैं और क्या पढ़ाऊँ उसमें? मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ ये चीज़ करते-करते, है ना? फिर जब मैंने थोड़ा-सा उसके अलावा ना टाइम निकालने लग गया चीज़ों को लेकर के, घूमने लगा, ये करने, वो करने लगा। फिर जब ऑब्वियस सी बात है कि अब मन करेगा तो फिर मज़ा आ रहा है करने में, फिर अच्छा लग रहा है, कोई भी चीज़। तो वो चीज़ मतलब हमेशा के लिए। और एक चीज़ और याद रखो, पढ़ाई कोई काम नहीं है, पहली चीज़ तो ये। जिस दिन आप इसको काम मानने लगोगे, उस दिन वास्तव में आप पढ़ ही नहीं रहे हो। आप फिर नौकरी करने के लिए या कोई आपका जो गोल है, उसके लिए अचीवमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो। पढ़ाई का मेन लक्ष्य होता है कि हम जो हमारा गोल है, वो तो हमें मिले ही मिले। साथ में हम और क्या सीख पा रहे हैं। हम सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, अगर हम उसको पढ़कर अगर हम सीख पा रहे हैं चीज़। तो पढ़ाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानो उसको। आप मानो कि ये हमारे जो डेवलपमेंट है, जो हमारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, जो भी हमारे विकास के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन वो जैसे भोजन होता है, कपड़ा होता है, ऐसी एजुकेशन जो है एक बहुत नेसेसरी चीज़ होती है एक व्यक्ति के लिए। और अगर इस चीज़ को मानकर आप पढ़ाई करोगे, तो आप कभी भी पढ़ाई से बोर नहीं होगे। और एक बात ये मान लो कि किसी भी चीज़ का जब एक्सेस करोगे तो बोर हो जाओगे। लेकिन आप इसको रूटीन में ला सकते हो जब ये सोचकर कि हम इसको पढ़ेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, हमारा इंटरेस्ट है और हम जीवन में बहुत अच्छा इसको लेकर कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ले लो या दुनिया में जितने भी लोग हैं, आज वो एजुकेशंस के नाम पर जाने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनकी जाति को कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने पढ़कर अपना नाम किस पर? पढ़ने के बदौलत अपना क्या दुनिया में उनको आज भी लोग पहचान रहे हैं। तो वो एजुकेशन के दम पे की। वो इंटरेस्ट था उनका। वो जानते थे कि हमारी ज़रूरत है। जब आप ये सोच कर करोगे और इंटरेस्ट के साथ करोगे तो कभी भी बोरियत फ़ील ही नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ है। हाँ। सर मेरा एक डाउट था, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए उस समय पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय? देखो, पहला माइंडसेट आप जब क्वेश्चन को सीख रहे हो, वहाँ से शुरुआत होती है ना? जब आप क्वेश्चन को सीख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी इंसान आपको कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है? आप हमेशा इस बात पर फ़ोकस मत करो कि इसका सॉल्यूशन क्या है या सॉल्यूशन क्या हुआ। आप इस बात पर फ़ोकस करो कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या करना है, वो पूरा हमारे दिमाग में चल जाना चाहिए, है ना? और ये थॉट प्रोसेस इस पर डिपेंड करती है कि जब आप किसी से सीख रहे हो, तो उसके थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश करो कि उसने वो चीज़ कैसे सोची, है ना? और आपने उस प्रॉब्लम में सीखा कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे सोचते हैं। जब आप मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स ऐसे ट्राई करोगे जिसमें अलग-अलग तरीके से चीज़ों को सोचा है, वो थॉट प्रोसेस दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है? अब जब हम करने बैठते हैं खुद को, तो सबसे पहले वो थॉट प्रोसेस दिमाग में आनी चाहिए। एक बार थॉट प्रोसेस आ गई ना तो ऑटोमैटिकली हमें पता चल जाता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। मतलब दिमाग में क्वेश्चन पहले सॉल्व होता है, लिखना हम बाद में शुरू करते हैं, ठीक है? तो बेटर है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी टॉपिक सीखो, है ना? या कोई भी फॉर एग्जांपल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आएगा कि एक ट्रेन की स्पीड ये है यस और सर। वो इतनी डिस्टेंस सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में दिख गया कि भई वहाँ पर दोनों पहले उसकी स्पीड थी इतनी, तब उसको इतना टाइम लगा और फिर जब उसकी स्पीड इतनी कर दी तो उसको इतना और टाइम लगा। तो समझ गए कि दोनों टाइम है, मुझे टाइम का डिफरेंस निकालना और टाइम का डिफरेंस निकालना है तो मुझे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। ये माइंड में हो गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड लेट करनी थी क्योंकि फाइंड करना था, यस सर। बस दोनों टाइम निकाल के माइनस कर मतलब ये पूरा माइंड में अप्रोच आना चाहिए कि ट्रेन वाला क्वेश्चन टाइम को माइनस करते हैं, खत्म। अपने आप। अब क्वेश्चन में ट्रेन दिखी, आप सीधे टाइम को माइनस करोगे, आप सोचोगे नहीं कुछ और आपको दिख जाएगी भाई डिस्टेंस दिख जाएगी, स्पीड दिख जाएगी, माइनस करेंगे सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो मतलब एक अप्रोच कि भई इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सीखनी है, वही सीखनी है, उसको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन के आंसर दिमाग में नहीं रखने हैं, ठीक है? कि ये बोट एंड स्ट्रीम की प्रॉब्लम आएगी, इसका आंसर 4 किलोमीटर पर आवर आता है, कोई ज़रूरत नहीं, डिजिट चेंज कर दोगे तो 6 आ जाएगा। यस। लेकिन अप्रोच पता है कि यहाँ पर भी क्या होगा कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कौन सा अपस्ट्रीम की बात करते हो तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, डाउनस्ट्रीम की बात करते हो तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, मतलब है ना? छोटे-छोटे क्लू बनाए कि डाउन मतलब कोई चीज़ नीचे आएगी तो फास्ट आएगी, अप मतलब ऊपर जाएगी तो स्लो जाएगी, तो डाउन में स्पीड बढ़ जाएगी, अप में हो जाएगा, तो बस कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। अब हमें एक अप्रोच समझ लिया कि इस केस में भी क्या करते हैं कि भई हमें स्पीड निकालनी है तो वो चीज़ मतलब सिंपल
क्वेश्चन के थॉट प्रोसेस को दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, है ना? क्वेश्चन फिर कैसा भी आएगा सॉल्व होगा, कैसा भी आएगा सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है कि जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही काम करना होता है, जितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, बस उन सारे राइट एंगल ट्रायंगल से आपको थीटा, टेन थीटा, बेस, हाइट निकालना है कुल मिलाकर के। और कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। आप करोगे ऑटोमेटिक चीज़ निकल आएगी। तो बस थोड़ा-सा ये अप्रोच होता है कि क्वेश्चन को रीड करते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे क्या करना है? बस। और इसीलिए कहते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे होता क्या है कि भई आप मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स के थ्रू गुज़रते हो। आपको हर क्वेश्चन में दिखता है कि ये प्रोसेस है, उससे आप सीख जाते हो। फिर आपको नया क्वेश्चन, वैसी बात बोर्ड्स में तो नया क्वेश्चन इन जनरल नहीं देखने को मिलता। लेकिन मिलता भी है तो आपको पता है कि ऐसी प्रॉब्लम में मेन एजेंडा यही होता है। थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो हम अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे एक बात बोली जाती है कि कोई भी युद्ध जो है ना, युद्ध स्थल पर लड़ने से पहले मन स्थल में लड़ा जाता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें पूछ क्या रहा है, वो सारी चीज़ें दिमाग में कैलकुलेट हो जानी चाहिए। और जब वो चीज़ आपने कर ली, आप फिर आराम से उसको कर सकते हो। दिक्कत आएगी, हो सकता है कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, हमसे नहीं हो रहे हैं। कोशिश करो, पूरा कोशिश करो और नहीं लग रहे तो थोड़ा समय दो, रुको, फिर गलती देखो हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम क्या होता है कि हमसे कोई चीज़ नहीं बनती है तो हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। भाई कोई आप पहले व्यक्ति नहीं हो या आप अंतिम व्यक्ति भी नहीं हो। हर किसी ने जब सॉल्व नहीं हुआ है और जब वो कई बार उसने सॉल्व किया है और ये भी बात होती है, जब वो सॉल्व करता है, नहीं हो रहा होता है और आप अचानक सॉल्व हो गया, तो कभी-कभी ये भी होता था कि वहाँ से एक नई खोज भी आ जाती है। जैसे हम थॉमस एडिसन की बात करें या किसी की भी बात करें, ये सब पहले कई बार फेलियर इन्होंने सीखा है, देखा है, इसके बाद फिर क्या है, इन्होंने चीज़ें अचीव की हैं। तो फेलियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाती है, ये भी याद रखना, ठीक है ना? यस सर। तो याद रखना। सर जैसे मैथ्स तो है, आर्ट ऑफ प्रैक्टिस है। सर एसएसटी में जो है ना सर, जो क्वेश्चन होता है, तो जो पेपर में आता है सर, उसकी लैंग्वेज समझने में, फिर उसको फ्रेम करने में सर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, बहुत अगर आता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। लेकिन एसएसटी में बहुत सोचना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। नहीं तो सर वो दिक्कत कैसे solve करें? ऐसा है ना बच्चा, देखो क्या होता है, सब्जेक्ट कोई भी हो, सबका अप्रोच एक ही जैसा लगभग होता है, क्वेश्चंस को देखने का। आप अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो और आपने अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको जनरली क्या है आपको क्योंकि देखो क्या होता है, हम पढ़ रहे होते हैं और हम गए पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं की और हम गए सीधे पेपर में बैठ गए, तो हमें जनरल ज़ाहिर-सी बात है कि वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो हमने देखे ही नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को टीचर्स अगर रिकमेंड कर रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, तो उसका रीज़न यही होता है कि आप क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में जान सको, ठीक है ना? तो एसएसटी में ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े मतलब आपको लग रहा है कि एक बार हमें नहीं समझ में आया पढ़ तो आप उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन्स पे समय दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में पढ़ने से कोई क्वेश्चन समझ में आ जाए, ऐसा होता है जनरली। आपने अगर 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ा, तो मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उस क्वेश्चन्स का आप 50% डिकोड कर ले जाओ, अगर आप भी नहीं भी आ रहा हो। इतना टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं सीबीएसई में। आपने अगर चैप्टर सही से पढ़ा है, क्वेश्चन पीछे के रिवाइज़ किए हैं, देखे हैं आपने, तो आपको अगर हो सकता है कोई एक-आध क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, तो आप उसपे समय दो। समय दो, थोड़ा-सा उस पे रुको, ठहरो, दिमाग थोड़ा-सा शांत करो अपने मन को और फिर उसके बाद उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। नहीं स पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आधा-आधा पढ़ के डिकोड करो उसको। आधा पार्ट कर लिया, पहले समझ लिए, दूसरा कर लिया, आधा और कर लिया, फिर पढ़ लिया, तीसरा कर लिया। ऐसे पढ़ो। बड़ा क्वेश्चन में यही किया जाता है, जो भी बड़े क्वेश्चन्स होते हैं, उनको पूरे एक बार में मत समझने का प्रयास करो, कभी भी। भाई माइंड हर एक व्यक्ति का हर एक बच्चे का जो माइंड होता है, एक जैसा नहीं होता है। कोई एक बार में पढ़ के सारी चीज़ समझ लेता है, कोई कई बार पढ़ता है। तो क्वेश्चन्स भी ऐसे ही रीडिंग करनी चाहिए। भाई हमें मन लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, इससे डिकोड नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं हम पूरा क्वेश्चन पढ़ें। हम आधा-आधा पहले कुछ पार्ट पढ़ लें, उसको डिकोड कर लें, फिर आधा पढ़ के उसको डिकोड कर लें, फिर बचा जो उसको डिकोड कर लें। ऐ ऐसे करने के बाद हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूँ, आप क्वेश्चन को जितने ध्यान से, जितनी बार पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन्स को उतनी जल्दी सॉल्व करने की एबिलिटी ले आते हैं। याद रखो और ये हर एक हर एक सब्जेक्ट में होता है। ये सिर्फ़ एसएसटी के लिए नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के लिए होता है। आप क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उसको, आपके दिमाग में उसकी जो सॉल्व करने जो आंसर है, उतना ज़्यादा आता जाएगा।
और 3 बार पढ़ के मैं कह रहा हूँ कितना भी टफ क्वेश्चन होगा, अगर 0 शुरू में आ रहा था, आप उसके 50% आप डिकोड कर ही ले जाओगे। समझ रहे हो बात? और ये चीज़ मैं बस इतना बोलूँगा हुँ। कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो हो गए, रहे ये इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं हुँ। है एक्चुअल में। इम्पोर्टेंट एक्चुअल में ये होता है कि कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए। कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसी से तुम कुछ सीखने वाले हो। तो कभी भी ना सॉल्व होने पे डिसअपॉइंट होना या नहीं बनने पे डिसअपॉइंट होना बंद कर दो। क्योंकि अगर नहीं बना तो सीख सकते हो, बन गया तो फिर क्या करोगे? यस। बन गया तो फिर क्या करोगे? है ना? फिर तो क्वेश्चन बैठेगा ना अब क्या करूँगा? फिर तो यही जैसे उसने बोला कि अब क्या करें? वही वाली बात है कि अगर नहीं बन रहा है, थॉट प्रोसेस नहीं बनी, तो सीखना है भाई, यही चीज़ तो सीखनी है, तो उसको बेफ़िक्र होकर के मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि भई कभी भी किसी भी चीज़ को ये मत सोचो कि मुझे इतने टाइम पर ऐसे फिनिश ही करना है। ये सोच के चलो कि मुझे ये चीज़ अच्छे से करनी है, ठीक है? वो बात अलग है कि 100% परफेक्शन जीवन में नहीं हाँ, आता। किसी भी कभी भी नहीं आता, आपको कभी ये फ़ील नहीं होगा, स्टार्टिंग में बता दिया कि भई मुझे सब कुछ आ गया, ये फ़ील कभी आना भी नहीं चाहिए, है ना? लेकिन हाँ, नहीं बन रहा है तो उसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, बढ़िया बात है। क्वेश्चन नहीं बना तभी तो करूँगा, तभी तो कुछ नया सीखूँगा। और जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि हमको सब कुछ आ गया, बस उस दिन आप सीखना बंद कर उस दिन दोगे। वहीं से आप डिक्लाइन कर प्रॉब्लम जाओगे फिर, प्रॉब्लम आ आपका जाएगी। फिर आप नीचे जाते जाओगे। हुँ, जीवन में कभी भी अपने आप को संपूर्ण मत समझना। हुँ, कभी भी, कितना भी अचीव कर लो, कितना भी नॉलेज ले आओ, संपूर्ण कभी मत समझना। जिस दिन आप अपने आप को संपूर्ण समझने लगे ना और आपको लगा कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास सब कुछ है, उसी दिन से आप डिक्लाइन करने लगोगे। उसी दिन से आपके चरित्र का विकास होना बंद हो जाएगा। ठीक है? आप चीज़ों को सीखना बंद कर दोगे और ह्यूमन अगर सीखना बंद कर दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है, तो इंसान धीरे-धीरे डिक्लाइन करेगा। ठीक है? सर जैसे सर जो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी कैसे इम्प्रूव करें उसके ऊपर थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ज़रूरी है कि आप रीडिंग हैबिट डालो, सबसे पहली चीज़ है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है अपना, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करो। क्योंकि आप बोल तभी पाओगे जब आपके अंदर वर्ड्स होंगे, शब्द होंगे। जब तक मन में शब्द ही नहीं है, तो आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेट कैसे करोगे आप बताओ? और सेंटेंस फॉर्मेट कब होंगे? जब आपके अंदर शब्द होंगे, शब्द कहाँ से आएँगे? तो किताबें पढ़ने से, लिटरेचर पढ़ने से, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ने से। आपको लगता है कि जो लोग यूट्यूब पर या कहीं पर फ्रीक्वेंट बोल रहे हैं, आपके टीचर जो आपको बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो क्या उन्होंने चीज़ें आके बस वो सीख ली? नहीं, उन्होंने मेहनत की है, वो पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। कहीं से सीख कर वो भी बोल रहे हैं ना, तो वो चीज़ें होती हैं। आपको अगर ये करना है तो आपको बुक्स पढ़नी होगी, हैबिट डालनी होगी और दूसरी चीज़ है कि आपको अगर कहीं मौका मिल रहा है डिबेट का या कहीं पर स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करो। क्योंकि ज़रूरी ये भी होता है कि हमारे अंदर अगर कितनी भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी भी हो और हमारे अंदर एक फ़ियर है सब सामने किसी से बोलने की, तो भी हम नहीं बोल पाते। फिर हमारे अंदर घबराहट सी आएगी, आता हुआ चीज़ भी हम बोल नहीं पाएँगे, ये भी चीज़ होती है। तो हमें अंदर की फ़ियर निकालना है सबसे पहली चीज़। दूसरा अगर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है तो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है? और कोई भी अगर इवेंट हो रहे हैं स्कूल में कहीं पर भी अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो तो पार्टिसिपेट करो। आप उसमें हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं कर पाओ, लेकिन आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया, तो आप सीखने के आगे कदम बढ़ाया आपने और सीखना शुरू कर दिया। और यहीं से धीरे-धीरे क्या होगा आप सीखते जाओगे और यहीं से आपकी चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ती जाएँगी और आप कम्युनिकेशन स्किल को है 1 दिन में, 1 साल में किसी की डेवलप नहीं होती है, ये याद रखो। ये ऐसी चीज़ है इसको आप धीरे-धीरे लोग डेवलप करते हैं। जैसे मैं भी अभी कहूँ तो मैं अपने आप में पूरा परफेक्ट नहीं हूँ। सर भी यही बात अपने आप में बोलेंगे और कोई भी होगा जिससे आप पूछोगे वो यही बात बोलेगा कि इस चीज़ को सीखने से आती है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जब पढ़ोगे, बुक्स को पढ़ोगे तो आप अपने आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी और अच्छा फ्लुएंट आप बोलने लगोगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। सर जैसे मेरा एक डाउट था हुँ, प्राज्वल का क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। हुँ। सर मेरा था कि हम मतलब पॉजिटिव तरीके से लोगों को कैसे बात करें, पॉजिटिव तरीके से डील करें कैसे? देखो, बात ये होती है, सामने वाला इंसान कैसा है, हमें इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान ना रखकर, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। हम अगर अपने आप में अच्छे हैं, तो हमें हर कोई अच्छा लगेगा। अगर हम डिमोटिवेट हैं, नेगेटिव थॉट वाले हैं, तो हमें हर कोई नेगेटिव थॉट वाला लगेगा। इंसान देखो हर और सोसाइटी में हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचता है। हर एक का माइंड स्टेट सोचने का तरीका अलग-अलग है और हमें हर एक व्यक्ति के थॉट को एक्सेप्ट भी करना सीखना चाहिए। जब तक हम
सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स को रखने वाले लोग अगर उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँगे या हम कैसे उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाएँगे? और हमें य हमेशा यही लगेगा कि यार ये तो हमसे अलग है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। भाई क्यों चलेगा? आप आपसे अगर कोई कहे कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, तो चलोगे? नहीं चलोगे ना। यस। भाई तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो क्योंकि भाई ज़ाहिर-सी बात आपका सोचने का तरीका अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है। उसका किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर पॉइंट अलग होंगे, आपके अलग होंगे। बस ज़रूरत ये है कि आप उसको कितना समझ रहे हो। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि जो भी आज यहाँ पर है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, आप चाहे वॉर की बात कर लो या झगड़े की बात कर लो, किसी भी चीज़ की, वो डिफरेंसेस ऑफ आइडियाज़ ही है। और डिफरेंसेस ऑफ आइडियाज़ को अगर आप सॉल्व करके आप ये समझो कि उसका आइडिया अलग है। अगर आपने ये सोच के कदम बढ़ाया और आप वो कुछ गलत भी बोला, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर आपके बीच में ना तो वॉर होंगे, ना झगड़े होंगे। लेकिन आप अपनी चीज़ को अगर उसके ऊपर थोपना चाहोगे और वो चाहेगा कि हमारी बात ये थोपी, तो फिर क्या होगा? आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़े भी होंगे और इसी का नतीजा आप देख लो वॉर आज दुनिया में छिड़ा हुआ है। डिफरेंसेस ऑफ आइडियाज़ ही है और जो इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो जीवन में बहुत सुकून से रहता है, उसको हर कोई अच्छा लगता है। आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉल्टेयर, है ना? वॉल्टेयर क्या कहता है? कहता है कि भले ही मैं आपके थॉट से मतलब वो नहीं रखता हूँ, वो नहीं रखता हूँ कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ आपके थॉट से, लेकिन फिर भी मैं आपके थॉट का, आपकी सोच का सम्मान करता हूँ। क्योंकि आप एक लोकतंत्र देश में हो और आपको अपने थॉट को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। और अगर आपके विचारों को कोई अगर दबाने का प्रयास करता है, तो मैं अपनी जान लगा दूँगा आपके विचारों को बचाने में। ये तरीका होना चाहिए और डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति के थॉट्स को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा हमें। तभी हमारे बीच में, लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में डिफरेंसेस ऑफ आइडियाज़ नहीं होंगे। देखो डिफरेंसेस आइडियाज़ होंगे, लेकिन क्या होगा कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। भाई आइडिया तो भाई मैं जैसे हम और सर रह रहे हैं। कुछ बातों को लेकर हमारे और सर के बीच में एक जैसा विचार होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सर से झगड़ा कर लेने लगे। यस। जब ये चीज़ें सीख लोगे तो अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। और एक लिबरल इंसान के अंदर सबसे पहली बात यही होती है कि वो दूसरे की बातों को, दूसरे की चीज़ों को सम्मान करता है, उसकी बातों को स्वीकार भी करता है। मतलब ये बात हाँ, सही बात है कि समाज में या आप देखोगे जितना किसी चीज के जानने वालों का सम्मान है या फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या करी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, उसकी जितनी रिस्पेक्ट है ना, उस चीज के जितने आलोचक उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट है ना? मतलब क्रिटिसाइज़ करना, है ना? मतलब आलोचना करना, वो एक आर्ट होती है। आलोचना में मतलब ये है कि आपने कुछ कमियाँ ढूँढी, है ना? बताइए। वो उससे आपकी उन गति उन 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 बातों से किसी ने आप मतलब आपने कुछ बोला, वो आपकी बात को डिसएग्री करेगा। डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान खराब है, वो व्यक्ति खराब है, ठीक है? उसका डिसएग्री होना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर सब कोई आपकी बात पे एग्री करेगा तो आपको गलत और सही कौन बताएगा? है ना? हर इंसान पूरी तरह सही नहीं है, हर इंसान पूरी तरह गलत नहीं है ना। तो मतलब सही बात है कि बात एग्री और डिसएग्री पर आकर के अटकती है कि कोई कुछ बोल रहा है आपसे, कोई कुछ बोल रहा है। भई हो सकता है कि सामने वाले के लिए आप उस चीज़ के लिए गलत हो, तो एक्सेप्ट कर लो, है ना? कि ठीक है भाई, आपको लगता तो मैं गलत हूँ मैं और आपको अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ मैं आपके सामने नहीं कर सकता या वो चीज़ें हम आपके सामने नहीं रखेंगे। और कुछ चीज़ों में हो सकता है वो आपको चीज़ों को फ़ेवर भी करे, है ना? हमारे साथ आज के समय प्रॉब्लम क्या है? पेरेंट्स को लेकर के बच्चे यही कहते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि ऐसा कर लो, है ना? हम क्या करें? हमारी तो करने की इच्छा नहीं है। लेकिन मुद्दे इस बात पे आते हैं कि पेरेंट्स एक्चुअल में हमें नहीं पता कि पेरेंट्स एक्चुअल में क्या चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों का भला। अगर आपके अंदर कन्विंसिंग पावर है कि आप ये बताओ कि जो मैं सोच रहा हूँ, वो कितना सही है और अगर आप इस बात को लेकर के कन्विंस कर ले गए और अगर वो कन्विंस हो गए पेरेंट्स, तो वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए, है ना? तो इसमें आपका भी फॉल्ट है। कहीं न कहीं सही तरीके से कन्विंस ना कर पाना, कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको शायद खुद भी क्लैरिटी नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली हमेशा ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार सामने वाला आपको लेकर के नेगेटिव बोलेगा, कभी वो आपसे कुछ बोलेगा कि भई ये गलत है, वो गलत है, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, है ना? तो उसमें गलत मतलब इसमें उसने कुछ गलत नहीं बोला। उसके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कर सकते, है ना? लेकिन हम ये जान सकते हैं ना कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। तो अगर आप उसकी बात से उखड़ गए, अरे ये व्यक्ति बेकार है, इसने कैसे बोल दिया कि मैं ये नहीं कर सकता।
आप ये मत सोचो, आप ये बोलो मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? रीज़न तो बता दो आपको क्यों लगा? उसने कोई भी चीज़ बोली, उसने बोला कि ये रीज़न की वज़ह से, इस रीज़न की वज़ह से, ठीक है, थैंक यू। उसने बहुत बड़ी बात कर दी। हुँ, उसने आपको कुछ ऐसा बता दिया कि आप अगर इस बारे में सोचो, गहराई से कि क्या ऐसा वास्तव में है? वास्तव में है अगर ऐसा, तो भाई उसको ठीक कर सकते हो, और अगर वास्तव में नहीं है, तो जाओ भई हो गया खत्म। यस। फिर लोड नहीं लेना ज़बरदस्ती किसी की बात में कि इतना हैवी लोड है। हाँ, चेक कर लिया, है ना? कि भई कि मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे कहते हैं सर इसका आंसर 2 आएगा। अगर मैं उसकी बात क्या बात कर दिया है, मेरा 5 आ रहा है, तुम बेवकूफ हो, तुमने गलत बताया है, 2 नहीं आ सकता। तब तो हो गया, हो सकता है मैंने 5 गलत लिखा होगा। लेकिन उसके 5 बोलने पर मैंने चेक कर लिया, और चेक करने के बाद तो मैं इग्नोर ही करूँगा ना कि हाँ, आंसर तो 2 ही आ रहा है ना? तो मतलब ये चीज़ है कि नेगेटिव लोग आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। नेगेटिव लोग ही आपको बताते हैं कि आप देखो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, है ना? अगर हर इंसान आपको अच्छा-अच्छा बोलेगा, आपके मन की बात बोलेगा, तो शायद आप बड़ी गलती कर बैठोगे किसी जगह पर, और फिर आपको हुँ, ब्लंडर हो जाएगा, है ना? क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हो, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, दूर से देख के आप मेरे को पहचान सकते हो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, है ना? और मैं खुद नहीं जान पाऊँगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं देख के बता सकता हूँ कि आप क्या गलत कर रहे हो, है ना? हो सकता है कि आपको मैं नेगेटिव फ़ील आऊँ, है ना? लेकिन अगर आपने इस बात को ऐसे लिया कि यार इसने ऐसा क्यों बोला? मैं रुक करके सोचता हूँ। सामने वाले ने बोल दिया कि भई आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। अगर मैं कहूँ तो ये कैसे मेरे को बोल सकता है ईगोइस्टिक? इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये है, वो है, कैसे नेगेटिव लोग हैं। उससे अच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और सोचो कि मैंने कहाँ-कहाँ पर ऐसी बात कौन-सी करी कि मैंने ईगो वाली करी। अगर सोचने पर आपको चीज़ें मिल गई, पैटर्न मिल गई, तो आप सही कर सकते हो। सामने मिल गया कि नहीं वो तो केवल बकवास कर रहा है, ईगो तो कुछ था ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? आप इग्नोर करोगे क्योंकि जाओ यस। क्यों इतना ज़्यादा लोड लेना? एक जैनिज़्म में एक विचार भी है, उसको बोलते हैं शायदवाद, स्यादवाद बोलते हैं। उसमें यही कहते हैं महात्मा जैन, कहते हैं कि एक व्यक्ति को संपूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए उसे कोई भी बात जब बोलनी चाहिए तो उसे शायद शब्द लगा देना चाहिए। और ये शायद शब्द लगा देने से पता क्या होता है, आपके अंदर जो किसी पर डोमिनेंट होने का जो नेचर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आप फिर ये कहते हो कि हो सकता है कि मेरी बात गलत हो। बिल्कुल, समझ रहे हो? यस सर। तो ये बात वो बोलते हैं। और हमेशा सीखने पर ध्यान दो। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि सिखा आपको एक छोटा बच्चा भी देता है और गुरु भी देता है। जिससे आपको जीवन में जो सीखने को मिले, उससे आप वो सीख लो। ये मत देखो कि कौन मुझे क्या सिखा रहा है। छोटे बच्चे से कुछ सीखने को मिला है, सीख लो। बड़े शिक्षक तो आपको सिखा ही रहे हैं। आपका छोटा भाई आपको कुछ अगर ऐसा लगा कि यूनिक चीज़ आपको बोल के सिखा के चला गया, तो सीख लो। सीखने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में जो भी चीज़ हम सीखते हैं, उसका जीवन में कभी न कभी हमें यूज़ करना ही पड़ता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब मैं पिछले इंस्टीट्यूट में जहाँ पर था, वहाँ पर मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती थी, मैं पढ़ाता था। तो मैं वहाँ जो पीपीटी मेकर्स थे जो उनके उनके पास बैठता था और अब मुझे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं अब अपना काम खुद से कर लेता हूँ। अगर मैंने वहाँ पर नहीं किया होता तो आज मुझे प्रॉब्लम आती। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। यस। सर एक और डाउट था। सर जैसे गवर्नमेंट स्कूल में एक मतलब एक नेगेटिव माहौल रहता है, उसके अंदर अपने आप को पॉजिटिव पर्सनैलिटी कैसे प्रेज़ेंट करें? क्योंकि काफ़ी बार क्या है सर उस माहौल का इम्पैक्ट पड़ता है, फिर मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि नहीं मतलब स्कूल नहीं जाना चाहिए या लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट पड़ रहा है धीरे-धीरे देखो मैं करके। आपको बता दूँ, यहाँ पर आप अपने आप को बहुत कम समझ रहे हो। यहाँ पर आपने उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को बहुत कम आँक दिया। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी का इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ जाए? यस सर। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप करो ऐसा कुछ क्रिएट, करके दिखाओ वहाँ कुछ ऐसा कि आपका इम्पैक्ट उन पर पड़े, बल्कि उनका नहीं आप पर। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमारे चारों तरफ चल रही हैं हम उनके अकॉर्डिंग चल जाएँ। जो चीज़ें हमें लग रही है हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हम अपनी बनाएँ चीज़ें, अपनी उसको क्रिएट करें और जो चीज़ें गलत चीज़ें हैं, उनके बियॉन्ड में हम एक अच्छी चीज़ क्रिएट करें ताकि जो लोग गलत कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएँ। ये कर सकते हैं और एक ह्यूमन के अंदर ये पावर होती है, कर सकता है। सर जैसे आपने बताया कि हाँ। हम कर सकते हैं। हुँ। पर क्या होता है काफ़ी बार जैसे जो नेगेटिव पर्सन है वो हमसे जुड़ जाए, पर हाँ, उनका इम्पैक्ट भी तो हम पे पड़ेगा ना। पड़ता है। थोड़ा बहुत पड़ता है और मैं कहता हूँ कि हर इंसान को एकदम शरीफ बनकर भी नहीं रहना चाहिए। चीज़ें वो सीखो जो ज़रूरी ज़रूरी है जीवन में। जो आपको लगे कि ये
ज़रूरी नहीं है, उसे मत सीखो। और ये है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन ये उतना ही सत्य है जितना लोग कहते हैं बस। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोग एकदम खरबूजा ही बन जाएँ। आप बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बुरा इंसान होता है, उसके अंदर हर एक चीज़ बुरी नहीं होती। उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। उस अच्छाई को सीखो और आपके अंदर की जो अच्छाई है ना, आप उस व्यक्ति के सामने वाले की बुराइयों को उस अच्छाई से खत्म करो ना। आप उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखो और उसकी बुराई को टोक-टोक के या उसके बोलकर उसको बदलो। आप ये कर सकते हो। आप एनवायरनमेंट में हो, अगर जैसे कहीं कोई ऐसी जगह है कि जहाँ आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ज़रूरत ये होती है कि आप जिन लोगों को चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपने आप में ऐसा चेंजेस लाओ कि वो आपको देखकर बदलें। यस। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ आप जिसको बदल नहीं सकते। भाई आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अब स्कूल का माहौल कैसा भी हो, आपको पढ़ने जाना ही जाना है। यस सर। तो आप उस माहौल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप चीज़ें तो बदल सकते हो ना। जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो चीज़ें हैं, उसको तो बदल सकते हो ना। वो कर यस सर। सकते हो आप। एक व्यक्ति के अंदर ये कैपेबल होता है। गांधी जी की बात देख लो ना। ब्रिटेन जब यहाँ पर शासन कर रहा था, अगर कर रहे थे, अगर गांधी जी के अंदर ये बदलाव की भावना नहीं होती, तो वो पूरे भारत को एकजुट करके कैसे बदल पाते? बदलाव एक व्यक्ति कर सकता है। एक व्यक्ति के अंदर उतना सामर्थ्य होता है कि वो एक युग को बदल सकता है। गांधी जी ने करके दिखाया। भगवद गीता के श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। ठीक है ना? तो एक व्यक्ति बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। हम अपने आप को जिस दिन कम समझने लगते हैं ना, उसी दिन हम बहुत छोटा फ़ील करने लगते हैं। और इसमें ये भी बात मैं ऐड करता हूँ कि आप ऐसे सोचो कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसी जगह पर हो हुँ। या ऐसे लोगों के साथ में हो कि आप अभी से चीज़ों को देख पा रहे हो कि कितने हाँ, डाइवर्सिफ़ाई माइंड लोग माइंड के लोग लोग हैं। हैं, है ना? मैं मानता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बहुत ऐसी जगह पे होते या ऐसी जगह पे पढ़ रहे होते जहाँ पर बहुत क्रीमी लेयर होती है, बहुत हुँ, क्रीमी माइंडेड लोग होते हैं, एकदम पॉश सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस बहुत अपर लेवल पे होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? हो सकता है आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हो जाती, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ के निकलते। बाहर दुनिया में सब कुछ वैसे ही है। एक सब्जी वाले के पास जाओगे या एक मैं किसी कम्युनिटी के लिए बात नहीं कर रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एग्ज़ाम्पल बोला कि आप जब दुनिया में कदम रखते हो ना, आप जब बाहर निकलते हो, तो वहाँ पर हर तरीके के माइंडेड लोग हैं ना, वो आपका स्कूल तो नहीं है। आप देखते हो कि ज़्यादातर प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, जिन्होंने शायद शुरुआत में उनको चीज़ें बहुत बेटर मिलती हैं, है ना? वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो रह नहीं पाते, वो खाना नहीं खा पाते, वो उनको झगड़े होते हैं, उनके उनके रूममेट से झगड़े होते हैं, उनके बिल्डिंग वालों से झगड़े होते हैं। क्यों? आदत नहीं उनकी सुनने की, उनकी आदत नहीं है किसी इंसान के आगे दबने की क्योंकि उनको किसी ने दबाया नहीं आज तक, है ना? लेकिन आज आप जिस जगह पर हो वहाँ तो सब एक से बढ़कर एक इधर-उधर से आए हुए हैं। कोई बहुत अच्छे उससे नहीं है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी के अंदर कुछ है। हर तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर तरह के चैलेंज से आप जूझ रहे हो। आप ये स्कूल लेवल पे सीख रहे हो बहुत बड़ी बात है। अब नहीं तो बाहर जाकर के बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे लोग जो अभी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, आगे पर लाइफ उनकी बहुत सुकून भरी होती है। मतलब इतना चिल तरीके से वो रहते हैं, किसी से भी उनकी दोस्ती हो जाती है, किसी के साथ वो घुल-मिल जाते हैं। उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि जिस घड़े में उनको डाला जाता है, उस घड़े का शेप ले लेते हैं वो। जिस तरीके से बनाओ वैसे बन जाते हैं। मैं भी इस बात को बड़ा अच्छा मानता हूँ कि मेरी भी स्कूलिंग ऐसी ही जगह से हुई है, जहाँ पे मैंने हर तरीके के लोगों को देखा है ना? तो मेरे साथ ऐसा होता है कि भई मैं ऐसे लोग जो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, उनसे भी मेरी अच्छी बन जाती है। ऐसे लोग जिनकी वाक़ई में मुझे लगता है कि घटिया सोच है। मुझे पता है घटिया सोच है। लेकिन अब मैं अगर उनके साथ बैठा हुआ हूँ, तो मैं आर्गुमेंट नहीं करता और मैं उनसे भी कम्युनिकेट कर लेता हूँ कुछ देर के लिए। ऑब्वियस सी बात है, पता है यहाँ से निकलना है। लेकिन मैं लड़ने नहीं बैठ जाता उस मोमेंट पे। कैसे हो, ये हो, कहाँ आ गया, वो करना है। मतलब ये है कि हाँ, उनसे भी मैं डील करना सीख जाता हूँ। एक्चुअल में डीलिंग इम्पोर्टेंट है। तो आप स्कूल में डीलिंग करना सीख रहे हो। हो सकता है कि आपको कोई बोलता है, कोई वो करता है, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हो, है ना? आप लोगों को पहचानना सीख जाते हो। अभी आप बहुत मात खाओगे। अभी हो सकता है कि जिसको आप अपना दोस्त समझोगे या जिनसे आप उम्मीद करोगे, वो उल्टा आपको ऊट-पटांग करेंगे, वो उल्टा आपको ब्लेम करेंगे, उल्टी तमाम चीज़ें करेंगे। लेकिन यहीं से तो सीख रहे हैं कि यार ये चीज़ ठीक नहीं होती, ऐसे लोग ठीक नहीं होते, ऐसी चीज़ें ठीक नहीं होती। मतलब इनसे मुझे बचना है, इनसे मुझे अपने आप को वो करना है या इस बात का ऐसे रिस्पॉन्ड करना है ना? बहुत लोग मज़ाक उड़ाते हैं। जब मैं अपने स्कूल में था तो मेरी छोटी हाइट को लेकर के बहुत मज़ाक उड़ाते थे। मैं रोता था बैठ कर के। और मतलब बहुत क्रिटिसाइज़ होता था, रोता था बैठ कर के, फिर धीरे-धीरे सीख गए। आज दुनिया में कोई व्यक्ति आकर के मुझे वो कर दुखी कर दे, होते नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। रीज़न है कि हर चीज़ का क्रॉस करना आ गया
और जितने बड़े-बड़े आप कॉमेडियन देख रहे हो ना, उनके अंदर सबसे अच्छी आदत पता है क्या होती है? वो खुद का मज़ाक बनाना जानते हैं। हुँ, वो खुद की खिल्लियाँ उड़ाना जानते हैं। रीज़न है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद का मज़ाक बनाना, खुद के ऊपर जोक को क्रैक करना सीख लिया ना, वो इंसान लाइफ़ में बहुत आगे चले जाता है। और जो खुद पर रिजिड है, अरे मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया? वो लड़ता-झगड़ता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, कुछ करता रहेगा। और ज़्यादातर सबको देखोगे सारे नॉन क्रीमी लेयर से आए हुए हैं। कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, कोई कहीं से पढ़ा है, कोई किसी जगह से पढ़ा है, किसी ने कितनी दिक्कत को देखा है। तो जितनी चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल के आए ना, उतना ही ज़्यादा वो उनकी पर्सनैलिटी ग्रो हुई, उभर के आई है। उतनी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें सीखी हैं, बात करना, लोगों से मिलना, अलग-अलग तरीके से बात करना, हर तरीके के ग्रुप में शामिल हो जाना, हर ग्रुप में घुल-मिल जाते हैं। बहुत अच्छी खास बात निकल के आती है। सर जैसे आपने बोला कि आपका लोग मज़ाक उड़ाते थे आपकी छोटी हाइट पे, तो आप उसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाते थे, आप उस सराउंडिंग को ही छोड़ देते थे? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें दोनों चीज़ हुई कि जब मैंने सराउंडिंग को छोड़ कर के आगे बढ़ना, तो लोग पीछे आने लग गए, है ना? आप कहाँ जाओगे? आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। मैंने हॉस्टल चेंज करे, मैंने सिचुएशन चेंज करी कि इस हॉस्टल से उस हॉस्टल चला जाता हूँ, उस हॉस्टल से इस हॉस्टल चला जाता हूँ। तो वो हॉस्टल वाले इस हॉस्टल को बोल देते थे, "अरे! इसको ना ये करो फिर देखना।" यस सर। उससे कहते हैं, "इसके साथ ये करो फिर देखना क्या मज़ा आता है।" क्या मज़ा आता है? मेरे साथ करो, मैं एकदम पारा गरम मेरा और बस मैं झगड़ने लग गया, कुछ करने लग गया, लोगों को मज़ा आता था। अरे चलो बढ़िया है, कुछ तो टाइम पास हो रहा है, कुछ इधर भी। ठीक है? तो बहुत समय तक ये चली। फिर धीरे-धीरे लाइटली लेने लग गया। लाइटली लेने लग गया। मैंने देखा कि मेरा मज़ाक इसलिए उड़ रहा है क्योंकि मैं ले रहा हूँ। और भी मैं इकलौता नहीं हूँ ऐसा हूँ। मेरे साथ में बाकी जो लोग हैं वो भी ऐसे हैं, लेकिन उनका मज़ाक नहीं उड़ पा रहा है क्योंकि वो मज़ाक ले ही नहीं रहे। यस सर। वो मैं बोल नहीं सकता कि हम क्या बोल करके अपने मज़ाक को क्रॉस कर दें। हम क्या बोल करके शायद मैंने सोच पाओ कि हम क्या बोल करके अपने मज़ाक को क्रॉस करते थे कि भई जिस लेवल मज़ाक करोगे उस लेवल पे मज़ाक को क्रॉस कर देते। अपने आप जवाब आना बंद हो जाते थे। ठीक है? यस सर। तुमने हँस के बोला, हँस के ही मज़ाक किया हमने, खत्म बात। ना हमने दिल पे लिया और ना आप तुम दिल पे ले सकते हो, खत्म बात। जहाँ ये चीज़ आप करना सीख जाते हो ना, तो मतलब आपको अब फ़ील होना बंद हो गया, उस मोमेंट पे। देन अपने मतलब भाग नहीं सकते, हकीकत की बात है। आप कम्युनिटी से 1 बार से 2 बार भाग सकते हो। हो सकता है कि 1 बार भाग करके आप दूसरी जगह तो आपको फ़ायदा मिल जाए। लेकिन जो लोग हैं, अगर वो पीछे आएँगे, ये दूसरे लोग मिलेंगे। हर इंसान के साथ देखो नेचर इंसान की इतनी जल्दी नहीं बदला, टाइम लगता है। तो बेटर है कि आप डील करना सीख जाओ। वो डीलिंग मुझे लगता है कि ऐसे ही आती है कि आप रहो, फेस करो और देखो कि भई अच्छा, इसको तो कुछ नहीं बस ऐसे हँसी-मज़ाक में टालोगे तो बेहतर है। अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। सर सही है। एक एक और क्वेश्चन हुँ, पूछना था आपसे। हुँ। सर जैसे हम काफ़ी सारे लोगों के साथ बात करते हैं, ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं, तो काफ़ी बार वो हमारा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। हाँ, यही होता है। तो उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें? देखो, ये होता है ना कि फ़ायदा वो कब उठा पाते हैं जब हम उठाने देते हैं, पहली बिल्कुल चीज़ तो। सर। कभी-कभी ये होता है कि हमारी अ, छोटी-छोटी कमियों को लेकर वो मज़ाक बनाएँगे यस सर। या कभी-कभी ये है कि हम उनके लिए ज़्यादा सोचते हैं तो भी उस चीज़ को फ़ायदा गलत चीज़ समझते हैं कि ये ज़्यादा हम पर डिपेंड हो गया है, दूसरी चीज़ें। तो फ़ायदा ये है कि चीज़ें जो है हमें ज़्यादा उनको तवज्जो ही नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को, जो जिन लगे कि क्योंकि हम जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो देते हैं ना, तभी वो हमारा फ़ायदा उठाता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि आप अगर उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो वो क्या है आपका फ़ायदा उठा हो सकता बिल्कुल है सर। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इसको समय देंगे तो ये हमारे यस साथ सर। रहेगा ये चीज़। लेकिन एक चीज़ जान लो जीवन में ये सत्य है कि जीवन भर कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है। बिल्कुल सर। एक समय के बाद हर कोई आपको छोड़कर जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ हमेशा ही रहो कि कभी भी हमारे साथ कोई भी कुछ कर सकता है या कोई भी कभी भी हमारा साथ छोड़कर जा सकता है। यस सर। ये जितनी जल्दी स्वीकार करोगे, उतना ही ज़्यादा सुखी रहोगे और मन का लगाव उतना ही हमारा दूसरे से होगा। जब हम ज़्यादा ही किसी के प्रति लगाव करने लगते हैं, तभी वो हमारा ज़्यादा फ़ायदा भी उठाता है, ये भी जान लो। बिल्कुल सर। या हमारी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है उसके ऊपर, तब वो हमारा ज़्यादा फ़ायदा उठाता यस है। सर। अदरवाइज़ किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा ले। यस सर। किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने आज कुछ ही टाइम में धीरे-धीरे सीखी है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। आप किसी के लिए कुछ करके उसके लिए बेहतर नहीं कर दे रहे हो। ठीक है?
आप अच्छा कर रहे हो तो कोई सुप्रीम पावर है जो आपसे करवा रही है, ठीक है? और जो सुप्रीम पावर आपसे अच्छा करवा रही है ना, तो उसके आगे हाथ जोड़ लेना, क्योंकि उसने आपको अच्छा करवाने के लिए चुन लिया था। किसी से अच्छा बिहेव करवाने के लिए चुन लिया था, किसी से ढंग से बात करने के लिए चुन लिया था, किसी के लिए बेहतर करने के लिए चुन लिया था। और कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, तो ठीक है, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि वो उसको उसके लिए चुना गया है, ठीक है? एक्चुअल में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हमसे हर चीज़ करवाई जा रही है। ये एक मतलब बहुत सुपरनेचुरल पावर होती है। और अगर आप इस चीज़ को ऐसे लोगे कि भाई आपका किसी ने कोई बुरा कर दिया, तो आप भी बदले में उसका बुरा करो, ये गलत है। ये थॉट प्रोसेस तो सिंपल सी बात है कि अ, आपने इक्वलिटी कर ली, है ना? है ना? लेकिन आप अगर अपने आप को नहीं बदल रहे हो, आपको लगता है कि भाई ठीक है, सामने वाले ने जो किया सो किया, सामने वाले ने जो रिएक्ट सो किया, लेकिन मुझे तो नहीं करना, मेरी चॉइस है ना, मुझे तो नहीं करना, सामने वाला अगर कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है ना? तो आप बस कुल मिलाकर के आप खुद कोशिश करो कि आप दूसरे के साथ बुरा नहीं करो, है ना? दूसरे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको आप रोक नहीं सकते हो। चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ों से मिलोगे, जुलोगे, करोगे, है ना? जो होता है अपने आप में अच्छा होता है, टाइम के साथ चीज़ें अपने आप ऐसे सेटल डाउन हो जाती हैं कि फिर सोचना नहीं बनता कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। यस है ना? सर। मैं बोला ना कि कुएँ के मेंढक वाली बात है ना? कि आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें उस चीज़ के सराउंडिंग्स हैं सारी, आपका फ्यूचर प्लान उस चीज़ के सराउंडिंग्स है, आपकी ये इसने ऐसा कर दिया तो ये बिगड़ जाएगा और अगर ये एग्ज़ाम मेरा निकल गया तो ये हो जाएगा, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ़ कुएँ के मेंढक वाली बात है, आप बाहर निकलोगे तो समुंदर पड़ा हुआ है, आप उससे निकलोगे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आपके माँ-बाप से ज़्यादा आपके लिए कोई सगा नहीं है और मतलब आपके लिए जो स हमेशा आपको सपोर्ट कर रहा है, उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? यस सर। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सर अभी जैसे बोर्ड्स आ रहे हैं तो हमारी स्लीप साइकिल कितने आवर्स की होनी चाहिए? मिनिमम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, ठीक इसी है? टेबल में मैं भी हाँ, हूँ। मतलब सोना चाहिए मैंने बोला कि आप 2 घंटे पहले जग करके क्या करोगे, है यस ना? सर। तो बेटर है 7 टू 8 आवर्स की स्लीप, है ना? कोशिश करो इस टाइम पर अगर आपको इतना ज़्यादा आप हो रहे हो तो बेटर करो कि जो हमारे डिस्कनेक्शंस होते हैं, उन डिस्कनेक्शंस को थोड़ा-सा अवॉइड कर दो, है ना? इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़ते वक़्त पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कनेक्ट हो रहे हो किसी भी वजह से, हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन की वजह से, हो सकता है कि मैंने बोला कि आप घर में पढ़ते हो और आपको लगता है कि घर में बार-बार किसी का आना-जाना लगा हुआ है, डिस्कनेक्ट होते हो, तो आप लाइब्रेरी चले जाओ, है ना? या आपको लगता है कि आप फ़ोन की वजह से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो फ़ोन को किसी को दे दो, है ना? कि भैया भाई को दे दिया, बहन को दे दिया, मम्मी को दे दिया, पापा फ़ोन दे दो। मतलब डिस्कनेक्शंस जो आपको डिस्कनेक्ट कर दे पढ़ाई से, क्योंकि डिस्कनेक्शन दिखने में लगता है कि 1 मिनट के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो 1 घंटा बनता है, ठीक है? बिल्कुल सर। तो बेटर है कि आप स्लीप प्रॉपर लो, है ना? सारी चीज़ें प्रॉपर करो जो कर रहे हो। हाँ, पढ़ाई के लिए डिस्कनेक्शंस कम कर दो। जितना कम से कम हो सके, जब पढ़ने बैठो तो जिस भी चीज़ से आपको लगता हो कि यार मैं मेरा टाइम बहुत किल हो जाता है, वो चीज़ को बंद कर दो, उस चीज़ को बंद कर दो। फ़ोन से लग रहा हो तो फ़ोन बंद कर दो, लग रहा हो कि कोई दोस्तों का कुछ भी मतलब एनी हाउ कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन वो चीज़ अवॉइड कर दो कुल मिला के, दूर कर दो। और प्राज्वल? सर जैसा कि आपने बताया जब ऑफलाइन जाएँगे प्रिपरेशन के लिए तो शुरू के 6 महीने में 3 महीने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हुँ। तो सर उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें? अगर उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाए तो सर पूरी प्रिपरेशन इम्बैलेंस हो जाएगी सर। देखो मैंने ये बात आपसे इसलिए बोली कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि रास्ता खराब है आगे का, है ना? रास्ता खराब है आगे का, लेकिन हमें जाना है उस जगह पे, है ना? जैसे अभी मैं एक जगह गया था, एक ओम पर्वत एक जगह वहाँ पे गया था। हम मेंटली प्रिपेयर थे कि रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। हम पूरी बाइक की रिपेयरिंग किट लेके गए थे हम, टायर, ट्यूब, पंचर, दुनिया की सारी चीज़ें कि कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, हम ठीक कर लेंगे, ठीक है? तो इसीलिए मैंने बोला कि सारे हथियार लेकर के रखो, है ना? आपको जैसे मैंने कुछ कंटेंट स्टडी मटेरियल बताया, कुछ बुक यस सर। मार्केट बताई, वो सारे हथियार हैं, लेकर के रखो, है ना? कि जब ये दिक्कत आएगी तो ये करूँगा, ये दिक्कत आएगी ये करूँगा, ऑफलाइन में समझ में नहीं आएगा तो इनकी क्लास से देख लूँगा, इनकी क्लास समझ नहीं आया तो उनकी क्लास से देख लूँगा। आप अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलो। हाँ, कि भई मुझे ना जाना है, पहुँचना तो है ही, वापस नहीं आना 20 से। 20 से वापस नहीं, इतनी दूर से आया हूँ। वहाँ पहुँचना है और पहुँच करके वहाँ पे अपना झंडा लहराना है। वहाँ पे अपने आप को अपने डंके की चोट बोला मैंने करा, है ना? तो बस ये चीज़ है कि आप प्रिपरेशन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलोगे ना किसी चीज़ के लिए, कि ये प्रॉब्लम तो आएगी। मैं बोलता हूँ कि अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आप 6 महीने जो मैंने बोला
कि शुरुआत के 6 महीने ऐसे होंगे जहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी। आपको बेसिक्स को लेकर के दिक्कत आएगी, उसी में लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। 11th ऐसे गुज़र जाएगी कि लगेगा 11th पूरी खराब हो गई, क्योंकि 11th में ही खेल होता है सारा का सारा। 10th के बाद 11th का जो गैप है वही फुलफिल करने में इतना टाइम लग जाता है। तो आप पहले से मेंटली रहो ना कि ये तो होना ही था। अगर आप ये क्या हो गया? तो दिक्कत है। अबे ये तो होना ही था। गाड़ी पंक्चर होनी थी। मेरे ब्रेक फेल होने थे। मुझे गिरना था। आप मेंटली सोच के जाओ, है ना? मैं सोच के गया था, मेरी बाइक के ब्रेक फेल हो गए थे रास्ते में। तो सोच के गए थे, अगर मैं ये सोच के नहीं जाता तो मैं हो जाता, ओह माय गॉड! अब क्या होगा? अब मेरा सफर कैसे पूरा होगा? आप सोच के गए थे कि ये प्रॉब्लम आएगी, मेरा मन डिस्कनेक्ट होगा, मेरा सब चीज़ें होगा, उसके लिए मुझे ये करना है। उसके लिए मुझे अपने आप को इन्हेल करना है, उसके लिए मुझे अपने आप को, जब मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये करूँगा, इससे प्रॉब्लम ये करूँगा। आप पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। क्यों मतलब हमें ये सोचना है कि कैसे करेंगे? बस पूरे हथियार लेकर के चलो, आगे बढ़ो। जो ज़रूरत होगी वो और आगे पर पता चलेगा कैसे भी कर सकते हो। ज़रूरत पड़ी कि भई शुरुआत में ज़्यादा मेहनत माँग रहा है और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया, है ना? कई बार जैसे मैंने बोला कि कभी-कभी होता है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे किसी चीज़ को समझने में दिक्कत होती थी। मुझे किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं ज़्यादा टाइम दे देता हूँ उसपे। ज़्यादा टाइम मैं उसपे दे देता हूँ तो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग भी जब लगे कि यार इस चीज़ में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दे दो उसपे, है ना? लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहो कि करना ही है ना, करना ही तो है ना। होगा नहीं होगा वो बड़ी बात नहीं है। नहीं भी होगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है ना? मैंने बोला कि भई इंसान ने एम ये किया था, वो भले ही मिस हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन कुछ तो अच्छा मिलेगा। जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, अगर तैयारी नहीं करते ना तो उसके मुकाबले। तो इसलिए इतना लोड लेने की बात। और एक चीज़ ये भी है ना, जो चीज़ें हैं वो कोई तुम पहले तो हो नहीं इस चीज़ में कि तुम्हीं को ये समस्या झेलनी पड़ रही है या आपको ही झेलनी पड़ रही है। बहुत सारे लोग इस समस्या से झेल कर निकले हैं आगे। तो आप अपने आप को इतना ओवरकम क्यों समझ रहे हो? जब लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? यस सर। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर हर एक चीज़ को साकार करने की संभावना होती है। अगर वो अपनी उस क्षमता को पहचान ले और वो क्षमता मेहनत करने से ही आती है। जब आप मेहनत करोगे तो आप ये समझ जाओगे कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो इंसान हर संभव चीज़ को साकार कर सकता है, कोई भी कर सकता है। दुनिया में कोई जो लोग कर रहे हैं वो मंगल ग्रह से नहीं आए हैं या दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। वो हम आपके बीच से ही हैं। जब वो ये चीज़ कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हो। वो जेईई क्रैक कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हो। वो नीट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हो। वो आईएएस निकाल सकते हैं तो क्रैक कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। हर व्यक्ति जो भी चीज़ संभव है उसको साकार कर सकता है। हाँ, जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, जो इंसान की कैपेबिलिटी से बाहर है, क्षमता से बाहर है, वो इंसान नहीं कर सकता, वो ईश्वर ही कर सकता है। बिल्कुल। तो क्योंकि 2 हाथ आपको भगवान ने दिए हैं, 2 हाथ उसको भी दिए थे, 2 हाथ आपके पास है, 2 उसके पास है। सारी चीज़ें एक जैसी हैं। दिमाग हो सकता है कोई ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, कोई कम हो, ये डिफरेंसेस हो सकता है। लेकिन आप मेहनत जब करते हो तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो जिनको बहुत एकदम बेसिक चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की, हार्ड वर्क किया। मेरे सामने ये बैठा हुआ है मोहित, इसने अपने अंदर मतलब इतना चेंजेस लाया कि मैं इसको कभी-कभी देख के कितना इसका कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसा लगता है कभी ओवर कॉन्फिडेंस ना फ़ील कर लेने कभी, मुझे डर लगता है। लेकिन इसने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए, कि जब ये मुझसे मिला था ना, तो ये मेरी क्लास में एक शब्द बोलता तक नहीं था और आज मेरे सामने बैठ के बात कर रहा है। ये कॉन्फिडेंस उसने अपने अंदर लाया ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते चीज़ों को? आप अपने आप को बस ओवरकम मत समझा करो किसी से। हो सकता है कि वो इतना इंटेलेक्चुअल है तो उसके पीछे उसकी मेहनत होगी, उसने वो मेहनत की तब वो इतना गया आगे। आप उसी उतना ही मेहनत करोगे तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। समय लगता है, समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ को अचीव करने में समय लगता है। बिल्कुल। थिंग्स आप टेक्स टाइम। सोचते हो कि 1 साल में हो सकता है 1 साल में ना हो, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी हो सकती है कम हो उसके अकॉर्डिंग। आप लेकिन मेहनत करोगे तो आप कर सकते हो। समय के अनुसार चीज़ें हो सकती है हमें ना मिलें, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो मिल ज़रूर जाती है। नेक्स्ट टाइम मिलेगी, अचीव कर लेंगे। बस ये है अपने आप को थोड़ा डिमोटिवेट मत करिए और अपने आप को हमेशा ये बोलो कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना? और सर एसएसटी को रिवाइज़ करने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है बेस्ट सर? अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री में मेरे अपने एक फ़ॉर्मूला होता है।
मैं जिसको बोलता हूँ पंचतंत्र, और एक और चीज़ होती है मंत्र, सॉरी पंचमंत्र होता है। पंचमंत्र का मतलब जो हिस्ट्री में देखो क्या होता है, हिस्ट्री इवेंट होती है। इवेंट में क्या होता है बच्चों, घटनाएँ होती हैं, चीज़ें होती हैं। तो उसमें 5 चीज़ें आपको 6 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी इवेंट हो रहा है ना, वो कहाँ हो रहा है? वेयर? पहली चीज़ ये। दूसरा वो इवेंट हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? ठीक है ना? कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है? व्हेन की बात करेंगे फिर हम। फिर इसके बाद हम ये समझेंगे कि जो इवेंट हो रहा है वो कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं भाई वो लोग? क्या ज़रूरत है उनको? व्हाट की बात करेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे व्हाय, क्यों? क्या रीज़न है? फिर हम बात करेंगे अगर कोई घटना होती है, कोई भी इवेंट होता है ना, उसका उस देश पर या दुनिया पर इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ये, जब ये 5 चीज़ें आप किसी हिस्ट्री में पढ़ लेते हो किसी भी टॉपिक में, आपका टॉपिक क्लियर हो गया। यही रिवीजन का तरीका भी होना चाहिए। हमें वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाय, इम्पैक्ट, ये 5 चीज़ें अगर हमने पढ़ ली, तो हमने हिस्ट्री पढ़ ली। ये सबसे सही तरीका होता है रिवाइज़ करने का, और इसको मैं पंचमंत्र बोलता हूँ। समझ रहे हो? यस सर। ये अप्रोच होना चाहिए हर एक चीज़ में। चाहे मैं एग्ज़ाम्पल लेकर अगर बताऊँ कि अगर मान लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम बात करें, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या पढ़ना है? व्हेन, कहाँ हुआ? तो इंडिया में। व्हेन, वेयर, सॉरी व्हेन की बात हम कब की अगर हम बात करें तो कब? तो 1920 में। वेयर, तो इंडिया में। फिर हम बात बात करते हैं कि व्हाय, क्यों हुआ? तो अंग्रेज़ों की जो एक्सप्लॉइटेशन जो वाली पॉलिसीज़ थी उसके अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें तो क्या हुआ उसमें? तो गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया, उसी को हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, और उसमें बहुत सारी डिमांडेड थी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि अंग्रेज़ों का जो नींव था वो हिल गया, और बहुत सारे लोग जो है वो लोगों के अंदर नेशनलिज़्म की फीलिंग आई। तो ये चीज़ें होती हैं। किसी भी घटना को पढ़ने के लिए, इवेंट को पढ़ने के लिए ये अप्रोच होता है हिस्ट्री, और ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं तो हमारे हर एक टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो सीबीएसई का, चाहे किसी भी, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी का आप सिलेबस क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, इन 5 के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। समझ यस रहे हो? सर। तो ये हमारी अप्रोच होना चाहिए। क्लियर बात ये? यस सर। हुँ। थैंक यू सर। डन। चलो, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने-अपने टीचर्स के साथ में, ग्रुप के साथ में, दोस्तों के साथ में इन चीज़ों को डिस्कस करो, प्रॉब्लम्स को शेयर करो। बशर्ते उनको अंदर रख के रखे, क्योंकि अंदर रखे रहोगे, आप शेयर नहीं करोगे तो आप फिर वही हो जाएगा कि एकदम से एंग्ज़ायटी फील होने लग जाएगी। शेयर करो, टीचर से बात करो, चीज़ों को डिस्कस करो, और सारे टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ मिलिए, बैठिए, बात करिए, उनके अंदर के थॉट प्रोसेस जानिए। किसी दिन संडे को हमारी तरह एक संवाद आप भी करिए। वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के वो समंदर भी आएगा। मत डर है मंज़िल के मुसाफिर, वो मंज़िल भी आएगी और उसको जीने का मज़ा भी क्या? आएगा। हाँ सर। सर आप थैंक यू। सुना दो सर फिर एक। हैं? अरे! बस, मैं तो सुनाता रहता हूँ। चलो ठीक है। तो कुछ सुना ही देता हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। हाँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। हर बार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सही। चलिए, सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय सर, थैंक यू।